नमस्कार। विकास जाजिम शो में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कुछ शुरुआती लेकिन बेहद महत्वपूर्ण धाराओं पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, धारा 3 से लेकर 25 तक। बिल्कुल। तो हम ये समझेंगे कि ये धाराएं क्या कहती हैं और कैसे ये राजस्थान में नगरपालिकाओं की नींव रखती हैं। हाँ, हमारा उद्देश्य यही है कि जो स्रोत सामग्री हमारे पास है उसके आधार पर बिल्कुल सटीक और क्रमबद्ध तरीके से इन धाराओं को समझें। मतलब कैसे नगरपालिका बनती है, सीमाएं कैसे तय होती हैं, संरचना क्या है, कार्यकाल, वार्ड विभाजन, चुनाव, ये सब। और कोशिश ये रहेगी कि भाषा सीधी सरल हो ताकि आसानी से समझ आए, पर जो अधिनियम का मूल अर्थ है वो न बदले। बिल्कुल, हम सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी पर ही टिके रहेंगे। तो शुरू करते हैं अध्याय 2 से, जो नगरपालिकाओं के गठन और शासन से जुड़ा है, धारा 3 से 50 तक। पहली धारा है धारा 3, नगरपालिकाओं का परिसीमन यानी डेलिमिटेशन। जी, ये धारा बताती है कि राज्य सरकार को क्या शक्तियां हैं। वो एक सरकारी गजट मतलब राजपत्र में अधिसूचना निकालकर क्या क्या कर सकती हैं। क्या क्या कर सकती है? देखिए, वो किसी भी स्थानीय इलाके को नगरपालिका घोषित कर सकती है। अच्छा, या फिर किसी इलाके को नगरपालिका से बाहर मतलब अपवर्जित एक्सक्लूड कर सकती है। सीमाओं में बदलाव भी। हाँ, नगरपालिका की सीमाओं में फेरबदल कर सकती है। किसी इलाके को नगरपालिका में शामिल कर सकती है, या एक नगरपालिका की सीमा को दूसरी में मिला सकती है, या फिर एक नगरपालिका को 2 या ज्यादा नगरपालिकाओं में बांट भी सकती है। और अगर कोई इलाका नगरपालिका ही न रहे, ऐसा भी हो सकता है? जी बिल्कुल। अगर कोई क्षेत्र नगरपालिका नहीं रहता तो सरकार ये भी राजपत्र में प्रकाशित कर सकती है। इसके परिणाम क्या होते हैं? मतलब अगर सीमा बदलती है या कोई इलाका बाहर होता है। इसके कई नतीजे होते हैं। जैसे अगर नई नगरपालिका बनी है या सीमा बदली है तो नियत दिन से 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने होंगे। 6 महीने के अंदर? हाँ। ठीक है। हाँ। और अगर कोई इलाका नगरपालिका से बाहर हुआ है तो वहां के जो सदस्य थे वो सदस्य नहीं रहेंगे, उन्हें हटा दिया जाएगा। और अगर 2 नगरपालिकाएं मिल जाएं, विलय हो जाएं, तो जो पुरानी नगरपालिकाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य थे वो उस नई मिली हुई नगरपालिका के सदस्य समझे जाएंगे। वो नई नगरपालिका के प्रतिनिधि माने जाएंगे। और अगर नगरपालिका विघटित कर दी जाए तो वो भंग हो जाएगी। यहाँ एक शब्द आया, नियत दिवस। इसका क्या मतलब है? नियत दिवस मतलब वो तारीख जिस दिन से ये बदलाव लागू होता है, प्रभावी होता है। अच्छा। और जो नई नगरपालिका बनती है उसके खर्चे वगैरह का क्या होता है? जो भी खर्चे होते हैं वो कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी प्रमाणित करेगा। और अगर कोई क्षेत्र नगरपालिका में शामिल होता है तो उसकी जो संपत्तियां हैं, ऋण हैं, देनदारियां हैं, वो सब राज्य सरकार में आ जाएंगी। जो पैसा बचेगा वो भी उसी इलाके के लिए खर्च होगा। और अगर कोई क्षेत्र नगरपालिका न रहे तो उसकी संपत्ति का क्या? अगर वो क्षेत्र किसी और स्थानीय प्राधिकरण में शामिल होता है तो नगरपालिका निधि और बाकी संपत्ति उसी प्राधिकरण को मिल जाएगी। और 2 नगरपालिकाओं के विलय पर? उस स्थिति में दोनों की निधियां, संपत्तियां और अधिकार वो सब नई नगरपालिका में शामिल हो जाएंगे। एक बात और, अगर किसी का घर, कारखाना, गोदाम या कोई कारोबार का स्थान नगरपालिका की सीमा में आता है तो क्या सरकार टैक्स लगा सकती है? हाँ बिल्कुल। अगर ऐसी कोई संपत्ति नगरपालिका क्षेत्र की सीमा के अंदर है तो राज्य सरकार उस पर कर लगा सकती है। एक और स्थिति है जब कोई पंचायत का क्षेत्र नगरपालिका में शामिल होता है, तब क्या होता है? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। जब ऐसा होता है तो पहली बात, वो क्षेत्र पंचायत सर्कल नहीं रहता। पंचायत खत्म? हाँ, वो पंचायत काम करना बंद कर देती है। जो उस पंचायत के सरपंच, उपसरपंच और पंच थे वो नई बनी नगरपालिका के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य मान लिए जाते हैं। अगर पूरा पंचायत क्षेत्र शामिल न हो, सिर्फ कुछ हिस्सा हो तो? अगर सिर्फ हिस्सा शामिल हुआ है तो उस हिस्से के सरपंच, उपसरपंच, पंच को अतिरिक्त सदस्य, एडिशनल मेंबर समझा जाएगा। और टैक्स वगैरह? नगरपालिका उस शामिल हुए क्षेत्र में टैक्स लगा सकेगी। उस गांव की सारी संपत्ति और देनदारियां मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज वो सब उस नगरपालिका की हो जाएंगी। और सबसे जरूरी बात, वो क्षेत्र फिर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हुई धारा 3। अब धारा 4 पर आते हैं। ये अधिनियम के प्रावधानों से छूट देने की शक्ति के बारे में है। जी, ये धारा राज्य सरकार को एक शक्ति देती है। अगर सरकार को लगता है कि इस अधिनियम का कोई प्रावधान मतलब कोई नियम किसी खास नगरपालिका बोर्ड के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब ठीक नहीं बैठता, तो वो एक अधिसूचना जारी करके और कारण बताकर उस बोर्ड को उस नियम को लागू करने से छूट दे सकती है। ये छूट कब तक रहती है?
ये तब तक लागू रहती है जब तक राज्य सरकार उस स्थिति के लिए, मतलब उस प्रावधान के सुसंगत कोई नियम नहीं बना लेती। समझ गया। अब आते हैं धारा 5 पर। हम्म। नगर पालिकाओं की स्थापना और निगमन, इनकॉर्पोरेशन, ये क्या बताती है? ये बताती है कि अलग अलग तरह के शहरी इलाकों के लिए किस तरह की नगर पालिका होगी। जैसे जो संक्रमणशील क्षेत्र हैं, मतलब जो इलाके गांव से शहर बन रहे हैं, वहां बनेगा नगर पालिका बोर्ड। ठीक है। जो थोड़े बड़े शहरी इलाके हैं, जिन्हें लघुत्तर नगरीय क्षेत्र कहा गया है, वहां बनेगी नगर परिषद। और बड़े शहरों में? जो वृहत्तर नगरीय क्षेत्र हैं, यानी बड़े शहर, वहां बनेगा नगर निगम। और ये तीनों क्या होती हैं? ये तीनों ही निगमित निकाय यानी कॉर्पोरेट बॉडीज होती हैं। इनका अपना शाश्वत उत्तराधिकार, परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब ये हमेशा चलती रहती हैं, भंग होने पर भी नई बन जाती है। इनकी अपनी सामान्य मोहर, कॉमन सील होती है, और ये अपने नाम से केस कर सकती हैं या इन पर केस हो सकता है। क्या कोई ऐसी जगह भी है जहां नगरपालिका नहीं बन सकती? हाँ, एक स्थिति है। अगर राज्य के राज्यपाल किसी इलाके को अधिसूचना द्वारा औद्योगिक नगरी घोषित कर दें, तो वहां नगरपालिका की स्थापना नहीं होगी। अच्छा, औद्योगिक नगरी में नहीं। और कोई? एक और बात है, राज्य सरकार चाहे तो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण किसी नगरीय क्षेत्र के लिए अलग से विकास प्राधिकरण भी बना सकती है। ठीक है, तो नगरपालिका बन गई। अब धारा 6 बात करती है नगरपालिका की संरचना यानी कॉम्पोजिशन की। इसमें कौन कौन होते हैं? देखिए, नगरपालिका के सभी स्थान, मतलब वार्ड की सीटें, वो सीधे चुनाव से चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाती हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन? जी, डायरेक्ट इलेक्शन। और ये तय है कि वार्डों की संख्या 13 से कम नहीं होगी। बाकी राज्य सरकार समय समय पर तय करती है। चुने हुए लोगों के अलावा भी कोई प्रतिनिधित्व होता है? हाँ, होता है। इसमें विधायकों और सांसदों का भी प्रतिनिधित्व है। कैसे? जो उस इलाके के विधायक एमएलए हैं, वो उस नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद या नगर निगम तीनों के सदस्य होते हैं, और उन्हें वोट देने का अधिकार भी होता है। और सांसद जो हैं, वो नगर परिषद और नगर निगम के सदस्य होते हैं। उन्हें भी वोट देने का अधिकार होता है। कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं शायद, नॉमिनेटेड मेंबर्स। जी हाँ, राज्य सरकार कुछ सदस्य मनोनीत करती है। नगरपालिका बोर्ड में 6, नगर परिषद में 8 और नगर निगम में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। क्या इन्हें भी वोट देने का अधिकार होता है? नहीं, ये एक बड़ा फर्क है। इन मनोनीत सदस्यों को बैठकों में वोट देने का अधिकार नहीं होता। अच्छा। हाँ, और इन मनोनीत सदस्यों पर धारा 24 और 35 के नियम लागू होते हैं, मतलब अयोग्यता वाले नियम। राज्य सरकार इन्हें कभी भी हटा सकती है। एक और बात, मनोनीत सदस्यों में कम से कम एक दिव्यांग व्यक्ति जरूर शामिल होगा। और एमपी एमएलए पर ये अयोग्यता वाले नियम लागू होते? नहीं, उन पर इस अधिनियम की निरर्हताएं और कार्यवाहियां लागू नहीं होंगी। इसी धारा में आरक्षण की भी व्यवस्था है। हाँ, बिल्कुल। आरक्षण एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब भी जनगणना पूरी होती है, उसके बाद राज्य सरकार जनसंख्या के आधार पर वार्डों की संख्या, मतलब सीटों की संख्या फिर से तय करती है। SC/ST के लिए आरक्षण कैसे तय होता है? अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षण नगर पालिका की कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से होता है। और पिछड़े वर्ग के लिए? पिछड़े वर्ग, बैकवर्ड क्लासेस के लिए आरक्षण SC/ST के लिए आरक्षित सीटों के अलावा होता है। ये अधिकतम 21% हो सकता है, या फिर पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में दोनों में से जो भी कम हो। कुल आरक्षण की कोई सीमा है? हाँ, कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। महिलाओं के लिए आरक्षण का क्या प्रावधान है? महिलाओं के लिए भी आरक्षण है। जो सीटें SC/ST और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित हैं, उनमें से आधी सीटें उन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। आधी सीटें? जी। और इसके अलावा नगर पालिका की कुल सीटों में से भी आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसमें वो सीटें भी शामिल हैं जो SC/ST पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। मतलब कुल सीटों की 50% महिलाओं के लिए। बिल्कुल। और ये आरक्षण वाली सीटें बदलती रहती हैं, रोटेशन से। एक नोट भी है इसमें, 70% जनसंख्या वाला। हाँ, वो ये कहता है कि जहां किसी नगर पालिका में SC या ST की जनसंख्या का प्रतिशत 70% से ज्यादा है, वहां पिछड़े वर्ग के लिए कम से कम एक सीट जरूर आरक्षित होगी। ठीक है, ये संरचना समझ आ गई। अब धारा 7 पर आते हैं। पदावधि, मतलब कार्यकाल कितना होता है? सामान्य तौर पर नगर पालिका का कार्यकाल उसकी पहली बैठक के लिए जो तारीख तय होती है, उससे 5 साल तक का होता है। 5 साल। और अगर बीच में भंग हो जाए तो?
अगर कोई नगरपालिका समय से पहले विघटित कर दी जाती है तो जो नई नगरपालिका चुनकर आएगी वो सिर्फ बचे हुए समय के लिए ही काम करेगी, पूरे 5 साल के लिए नहीं। पहली बैठक का क्या मतलब है यहाँ? पहली बैठक मतलब जो आम चुनाव होते हैं उसके तुरंत बाद नगरपालिका के जो नए सदस्य चुनकर आते हैं उनकी जो पहली मीटिंग होती है। समझ गया। धारा 8 कहती है नगरपालिका शासन का नगरपालिका में निहित होना। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी नगरपालिका का जो शासन है, चाहे वो नगरपालिका बोर्ड हो, नगर परिषद हो या नगर निगम, वो उसी संस्था में निहित होता है और वो शासन उसके अध्यक्ष के माध्यम से चलता है। मतलब पावर उसी चुनी हुई बॉडी और उसके मुखिया के पास है। ठीक है। अब आते हैं वार्डों के विभाजन पर। धारा 9। ये बहुत सरल है। धारा 9 कहती है कि चुनावों के लिए नगरपालिका में कुल जितनी सीटें तय की गई हैं, धारा 6(1) के तहत उतने ही वार्ड होंगे। और हर वार्ड का प्रतिनिधित्व? हर वार्ड का प्रतिनिधित्व उस वार्ड की जनसंख्या के आधार पर होगा, ताकि हर वोट का महत्व लगभग बराबर रहे। तो वार्ड कैसे तय होते हैं? ये धारा 10 में है, वार्डों का अवधारण या डिटर्मिनेशन। जी, ये काम राज्य सरकार एक आदेश जारी करके करती है। क्या क्या तय करती है सरकार? सरकार तय करती है कि चुनाव के लिए नगरपालिका को किन किन वार्डों में बांटा जाएगा, हर वार्ड की सीमा क्या होगी, किन वार्डों में SC, ST, पिछड़े वर्ग और इन वर्गों की महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी और कितनी, और सामान्य महिला उम्मीदवारों के लिए कौन से वार्ड होंगे। ये आरक्षण कैसे होता है? ये आरक्षण और सीटों का आवंटन चक्रानुक्रम यानी रोटेशन के आधार पर होता है, ताकि हर वार्ड को बारी बारी से मौका मिले। वार्ड बनाते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है? कुछ नियम हैं, जैसे सभी वार्ड भौगोलिक रूप से जुड़े होने चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि एक वार्ड का हिस्सा कहीं और हो। और आरक्षण वाले वार्ड? ST, SC के लिए जो आरक्षण स्थान हैं, उनका वितरण नगरपालिका के अलग अलग हिस्सों में इस तरह से किया जाता है कि जहां इन समुदायों की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से ज्यादा है, वहां आरक्षण मिले। और वार्डों की नंबरिंग? वार्डों का जो संख्यांकन होता है, नंबरिंग, वो नगरपालिका क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी कोने से शुरू होती है। इस पूरी प्रक्रिया पर कोई आपत्ति जता सकता है? हाँ, जब वोटों का निर्धारण होता है तो उस पर आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए 7 दिन का समय दिया जाता है। ठीक है, वार्ड बन गए, अब चुनाव की बारी। धारा 11, नगर पालिका के लिए निर्वाचन। ये धारा कहती है कि नगर पालिकाओं से जुड़े जितने भी चुनाव हैं, उनका अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, ये सब राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है। चुनाव कब होता है? चुनाव या तो 5 साल की पदावधि खत्म होने से पहले होते हैं, या अगर नगरपालिका बीच में भंग हो जाती है तो भंग होने की तारीख से 6 महीने के भीतर चुनाव कराने होते हैं। लेकिन अगर भंग होने के बाद कार्यकाल 6 महीने से भी कम बचा हो तो? हाँ, इसमें एक परंतुक है। अगर विघटन के बाद जो बची हुई अवधि है वो 6 महीने से कम है, तो फिर उस छोटी अवधि के लिए चुनाव कराना जरूरी नहीं है। चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्य सरकार जारी करती है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर। और चुनाव कराने के लिए स्टाफ? जब राज्य निर्वाचन आयोग अनुरोध करता है तो राज्य सरकार आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराती है। ठीक है। धारा 12 है राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों का प्रत्यायोजन, डेलीगेशन। मतलब? इसका मतलब है कि निर्वाचन आयोग अपने कुछ काम, अपने कुछ कार्य किसी उप निर्वाचन आयुक्त को या राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को सौंप सकता है, डेलीगेट कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए? जैसे स्रोत में नाम दिए हैं, शायद उस समय के पदाधिकारी होंगे मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन या आयोग की सचिव श्रीमती नलिनी कठोतिया। ये नाम बदल सकते हैं, ये सिर्फ उदाहरण है। हाँ, ये उदाहरण मात्र हैं। अब आते हैं धारा 13 पर, जो हर वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली यानी वोटर लिस्ट की बात करती है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार से सलाह करके वोटर लिस्ट तैयार करने, उसे रिवाइज करने, मॉडिफाई करने, अपडेट करने और प्रकाशित करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करता है, जिसे कहते हैं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ERO। क्या ERO अकेले काम करता है? नहीं, ERO की मदद के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, असिस्टेंट EROs भी नियुक्त किए जा सकते हैं। वोटर बनने के लिए योग्यता की तारीख क्या मानी जाती है? क्वालिफाइंग डेट? वो उस साल की जनवरी की पहली तारीख मानी जाती है, मतलब उस तारीख को व्यक्ति योग्य होना चाहिए। और योग्यता क्या है? 2 मुख्य बातें हैं। पहली, व्यक्ति की आयु 18 साल से कम ना हो। दूसरी, वो नगरपालिका के किसी वार्ड का मामूली तौर पर निवासी हो। मामूली तौर पर निवासी का क्या मतलब है? क्या अपना घर होना जरूरी है? नहीं, घर का मालिक होना जरूरी नहीं है।
मामूली तौर पर निवासी का मतलब है कि वो व्यक्ति सामान्यतः उसी वार्ड में रहता हो। अगर कोई अस्थायी तौर पर मतलब थोड़े समय के लिए कहीं बाहर गया है तो भी उसे निवासी माना जा सकता है। कौन लोग मामूली तौर पर निवासी नहीं माने जाते? इसमें वो लोग शामिल नहीं होते जो किसी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं या जेल में बंद हैं या किसी कानूनी हिरासत में हैं। हॉस्टल या होटल में रहने वाले भी सामान्यतः इसमें नहीं गिने जाते। क्या कोई व्यक्ति एक से ज्यादा वार्ड में नाम लिखवा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्ड की वोटर लिस्ट में अपना नाम रजिस्टर कराने का हकदार नहीं होगा। ठीक है। अब धारा 14 बताती है कि कौन लोग वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर कराने के लिए अयोग्य हैं। निरर्हताएं क्या हैं? हाँ, इसमें 3 मुख्य निरर्हताएं बताई गई हैं। कौन कौन सी? पहला, यदि वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है। दूसरा, अगर वो विकृत चित्त है, मतलब अनसाउंड माइंड का है और किसी सक्षम न्यायालय ने ऐसा घोषित किया हो। और तीसरा, अगर उसे निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट आचरण या किसी अन्य चुनाव संबंधी अपराध के कारण किसी कानून के तहत वोट देने के लिए अयोग्य ठहराया गया हो। अगर किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम लिस्ट में आ जाए तो जैसे ही ये पता चलता है उसका नाम निर्वाचक नामावली से तुरंत हटा दिया जाएगा। धारा 15 बात करती है मिथ्या घोषणा करने की, मतलब गलत जानकारी देना। जी, अगर कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट तैयार करते समय या उसमें सुधार करते समय जानबूझकर कोई गलत जानकारी देता है, मिथ्या सूचना देता है, तो क्या सजा है? तो उसे 1 साल तक की कैद हो सकती है या 2000 से 5000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों। ये तो गंभीर है। अब आते हैं धारा 16 पर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। हाँ, राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार की सलाह से एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है या पदाभिहित करता है। इनके काम क्या होते हैं? इनका मुख्य काम है निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण करना, मतलब सुपरवाइज करना, साथ ही चुनावों के संचालन का पर्यवेक्षण करना और राज्य निर्वाचन आयोग जो भी निर्देश दे उनका पालन करना। इसी तरह जिला स्तर पर भी अधिकारी होते हैं। धारा 17, जिला निर्वाचन अधिकारी। जी बिल्कुल। राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार की सलाह से हर जिले के लिए एक जिला निर्वाचन अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, डीओ, पदाभिहित करता है। क्या एक जिले में एक से ज्यादा डीओ हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग चाहे तो किसी जिले में एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो आयोग आदेश निकालकर उनके क्षेत्र और अधिकार, मतलब किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, वो स्पष्ट करेगा। और इनके काम? जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले में चुनाव संबंधी काम देखते हैं और राज्य निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी उन्हें जो भी काम सौंपते हैं उनका पालन करते हैं। चुनाव के काम के लिए बहुत सारे कर्मचारियों की जरूरत पड़ती होगी। धारा 18 शायद इसी बारे में है। हाँ, धारा 18 कहती है कि राज्य का हर स्थानीय प्राधिकारी, जैसे नगरपालिका, पंचायत या कोई भी संस्था या उपक्रम जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित है या नियंत्रित है या जिसे सरकार से पैसा मिलता है, जी, वो सब जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर जैसे एसडीएम, तहसीलदार उनसे स्टाफ मांगेंगे तो उन्हें कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। और ये कर्मचारी किसके अधीन काम करते हैं? धारा 19 स्पष्ट करती है कि चुनाव के संचालन के संबंध में जो भी अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति, डेप्यूटेशन पर समझा जाएगा। मतलब उस अवधि के लिए वो आयोग के नियंत्रण और अनुशासन में काम करेंगे। अगर ये अधिकारी या कर्मचारी अपने काम में गड़बड़ी करें, कर्तव्यों का उल्लंघन करें तो? धारा 20, अगर कोई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या कोई और व्यक्ति जो वोटर लिस्ट बनाने या उससे जुड़े किसी काम में लगा है और वो जानबूझकर अपने पदीय कर्तव्यों का उल्लंघन करता है, मतलब ब्रीच ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी करता है, तो उसे सजा हो सकती है। कम से कम 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक की कैद या 1000 से 2000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों। इस पर कार्यवाही कौन कर सकता है? कोई भी न्यायालय इस अपराध का संज्ञान, मतलब कॉग्निजेंस, तब तक नहीं लेगा जब तक राज्य निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी या संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी खुद शिकायत न करे। अच्छा, शिकायत जरूरी है। अब आते हैं कि सदस्य बनने के लिए यानी चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस चाहिए? धारा 21। हाँ, तो धारा 6 और 24 के नियमों को ध्यान में रखते हुए कोई व्यक्ति सदस्य चुने जाने के लिए योग्य माना जाता है अगर पहली बात, वो नगरपालिका के किसी वार्ड का वोटर हो, मतलब उसका नाम वोटर लिस्ट में हो। ये तो बुनियादी शर्त हुई। जी,
फिर अगर वो SC ST या पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित सीट से लड़ रहा है तो वो उसी वर्ग का होना चाहिए। ठीक। अगर महिला के लिए आरक्षित सीट है तो वो महिला होनी चाहिए। अगर SC ST पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरक्षित सीट है तो वो उसी वर्ग की महिला होनी चाहिए। और सामान्य सीट के लिए? किसी अन्य यानी सामान्य सीट के लिए बस उसका नगरपालिका के किसी वार्ड का वोटर होना काफी है। उम्र की क्या शर्त है? उम्र कम से कम 21 साल पूरी हो चुकी हो। इसमें एक और शर्त है, शौचालय वाली। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण शर्त है। उम्मीदवार के घर में एक स्वच्छ शौचालय होना चाहिए। स्वच्छ शौचालय का मतलब है 3 दीवारों, एक दरवाजे और छत से घिरा हुआ कोई वाटर सील टॉयलेट सिस्टम, और साथ ही उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच नहीं जाता हो। यहाँ परिवार का मतलब क्या है? परिवार में व्यक्ति का पति या पत्नी, उसके बच्चे और उसके माता पिता शामिल माने गए हैं। एक और धारा है, धारा 21A। ये कुछ विशेष योग्यता की बात करती है। हाँ, ये थोड़ी अलग है। ये कहती है कि राज्य सरकार कुछ खास तरह के आरक्षित सीटों के लिए, जैसे महिलाओं की कुछ आरक्षित सीटों पर या अनारक्षित सीटों में से कुछ पर, एक विशेष आयु सीमा तय कर सकती है। क्या सीमा? ये तय कर सकती है कि इन विशेष सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की उम्र 21 साल से 35 साल के बीच ही होनी चाहिए। लेकिन ये सभी आरक्षित सीटों पर लागू नहीं होता, केवल उन पर जिन्हें राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए चुनती है। ठीक है, अब धारा 22 पर आते हैं। ये एक से ज्यादा वार्ड से चुनाव लड़ने पर रोक लगाती है। जी बिल्कुल। धारा 21 में योग्यताएं बताई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई भी व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक वार्ड के लिए चुनाव लड़ने का हकदार नहीं होगा। अगर किसी ने 2 जगह से पर्चा भर दिया तो? अगर उसने एक से ज्यादा वार्ड के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है तो उसे नाम वापस लेने की जो आखिरी तारीख है, उस दिन दोपहर 3 बजे से पहले एक लिखित नोटिस देकर एक सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों से अपनी उम्मीदवारी वापस लेनी होगी। और अगर वो ऐसा नहीं करता? अगर वो एक सीट को छोड़कर बाकी से उम्मीदवारी वापस नहीं लेता है तो ये माना जाएगा कि उसने सभी स्थानों से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। मतलब उसका नामांकन सभी जगह से रद्द हो जाएगा, वो कहीं से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। समझ गया। अब धारा 23 चुनाव प्रचार में गाड़ी, लाउडस्पीकर वगैरह के इस्तेमाल पर पाबंदी की बात करती है। हाँ, जब चुनाव की अधिसूचना प्रकाशित हो जाती है, उस तारीख से लेकर चुनाव की पूरी प्रक्रिया खत्म होने तक की अवधि के बीच राज्य निर्वाचन आयोग उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा गाड़ियों, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर या फिर कटआउट, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर वगैरह लगाने पर युक्तियुक्त मतलब वाजिब पाबंदियां लगा सकता है। अगर कोई इन पाबंदियों का उल्लंघन करे तो? अगर उम्मीदवार या उसका एजेंट इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सिर्फ जुर्माना? नहीं, और भी। ऐसे दोषी व्यक्ति को नगरपालिका सदस्य चुने जाने के लिए 6 साल तक के लिए अयोग्य भी ठहराया जा सकता है। मतलब 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक। क्या ये रोक हट सकती है? हाँ, निर्वाचन आयोग चाहे तो कारण बताकर इस अयोग्यता को खत्म कर सकता है या उसकी अवधि को कम कर सकता है। इस मामले में कोर्ट कैसे कार्रवाई करती है? कोर्ट ऐसे मामले में संज्ञान तभी लेगी जब राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा नामित किसी अधिकारी ने शिकायत की हो। बिना उनकी शिकायत के कोर्ट कार्रवाई नहीं करेगी। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा पर। धारा 24 सदस्यों के लिए साधारण निरर्हताएं, जनरल डिस्क्वालिफिकेशंस। कौन लोग सदस्य नहीं बन सकते यानी चुनाव नहीं लड़ सकते? ये लिस्ट तो काफी लंबी है। जी हाँ, ये काफी विस्तृत है। इसमें कई तरह की स्थितियां शामिल हैं जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। कुछ मुख्य बिंदु बता सकते हैं, जैसे आपराधिक मामलों से जुड़े? हाँ, जैसे अगर किसी व्यक्ति को किसी सक्षम न्यायालय ने नैतिक अधमता, मॉरल टर्पिट्यूड के किसी अपराध के लिए या किसी भी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया हो और उसे 6 महीने या उससे ज्यादा की जेल की सजा हुई हो। ठीक है। या फिर वो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के तहत या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, या फिर विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के तहत उस पर कोई आदेश हुआ हो जो बाद में पलटा ना गया हो। और अगर केस चल रहा हो तो? हाँ, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसे किसी अपराध के लिए जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की कैद हो सकती है और सक्षम न्यायालय ने आरोप तय कर दिए हों, चार्जेस फ्रेम्ड, तो वो विचारणाधीन होने पर भी अयोग्य हो सकता है। नौकरी या पेशे से जुड़ी अयोग्यताएं क्या हैं? जैसे अगर किसी को केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा से दुर्व्यवहार के कारण पद से हटाया या निकाला गया हो। और
या वो कोई प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर रहा हो, जैसे वकील या डॉक्टर, जिसे किसी सक्षम प्राधिकारी ने उसका प्रोफेशन प्रैक्टिस करने से रोक दिया हो, डिबार्ड, या वो नगर पालिका की शक्ति के तहत कोई लाभ का पद धारण करता हो। कोई सरकारी नौकरी वाला। हाँ, अगर वो केंद्र या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन कोई वेतन वाली या बिना वेतन वाली नौकरी या पद रखता हो, या फिर किसी यूनिवर्सिटी, निगम, निकाय, उद्यम या सहकारी समिति जो सरकार द्वारा कंट्रोल या फाइनेंस होती हो, उसमें कोई वेतन वाली या बिना वेतन वाली नियुक्ति धारण करता हो। आर्थिक मामलों से जुड़ी निरहरताएं, जैसे वो अनुन्मोचित दिवालिया, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट हो, मतलब दिवालिया घोषित हुआ हो और उससे उबराना हो, या उसे किसी सक्षम न्यायालय ने विकृतचित्त अनसाउंड माइंड करार दिया हो। हितों के टकराव। हाँ, वो भी है। अगर वो नगरपालिका के साथ किसी संविदा, कॉन्ट्रैक्ट या नियोजन, एम्प्लॉयमेंट में खुद का या अपने परिवार के सदस्य का या अपने पार्टनर, मालिक या कर्मचारी के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हिस्सा या हित रखता हो। वकील वाला पॉइंट भी था। हाँ, अगर वो नामांकन भरते समय नगरपालिका की ओर से वेतन पर वकील नियुक्त हो या किसी कोर्ट में उसी नगरपालिका के खिलाफ वकील के रूप में पैरवी कर रहा हो। बच्चों की संख्या वाला नियम। हाँ, वो भी इसी में है। अगर उसके 2 से ज्यादा बच्चे हों, इसमें एक कट ऑफ डेट है 27 नवंबर 1995। अगर इस तारीख के बाद संतानों की संख्या में वृद्धि हुई है जिससे वो 2 से ज्यादा हो गए हैं, तो वो अयोग्य होगा। इसमें एकल प्रसव से हुए बच्चे या गोद लिए बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। नियम काफी विस्तृत है। नगर पालिका का बकाया होने पर? अगर उसके ऊपर 2 साल से ज्यादा समय से नगर पालिका का कोई बकाया है और उस बकाया की वसूली के लिए इस अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है, तो भी वो अयोग्य है। और कोई? हाँ, अगर उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसमें नगर पालिका की संपत्ति या पैसे का गबन या दुरुपयोग हुआ हो, या वो धारा 35 या 41 के तहत अयोग्य हो, या वो राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो। हालांकि यहाँ एक छूट है कि अगर उसने 21 साल की उम्र पूरी कर ली है तो सिर्फ इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा कि वो 25 साल से कम का है। ये तो वाकई बहुत व्यापक लिस्ट है निरहरताओं की। आखिर में धारा 25 है, मतदान का अधिकार, राइट टू वोट। कौन वोट दे सकता है? नियम बहुत सीधा है। जिस व्यक्ति का नाम किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्टर है, वो उस वार्ड में मत देने का हकदार होगा। लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें हैं। हाँ, कुछ शर्तें और पाबंदियां हैं। जैसे? पहला, अगर कोई व्यक्ति धारा 14 के तहत निरहर हाइथ है, मतलब वोटर बनने के लिए ही अयोग्य है, तो वो किसी भी वार्ड में वोट नहीं देगा। और दूसरा, कोई भी व्यक्ति 1 से अधिक वार्डों में मत नहीं देगा। अगर वो ऐसा करता है तो उसके सभी मत शून्य हो जाएंगे, मतलब गिने नहीं जाएंगे। अगर नाम 2 जगह लिस्ट में हो तो? जबीता, अगर किसी का नाम निर्वाचक नामावली में 1 से ज्यादा बार रजिस्टर है तो भी वो 1 से ज्यादा मत नहीं देगा। अगर देता है तो उसके सभी मत शून्य माने जाएंगे। कौन लोग वोट नहीं दे सकते भले ही उनका नाम लिस्ट में हो? हाँ, एक और स्थिति है। कोई व्यक्ति वोट नहीं देगा यदि वो किसी दंडादेश के अधीन है और कारागार में बंद है, या फिर पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा, लॉफुल कस्टडी में है। मतलब जेल में बंद व्यक्ति वोट नहीं दे सकता? जी, लेकिन ये रोक निवारक निरोध के तहत रखे गए व्यक्ति पर लागू नहीं होगी। अच्छा, प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले वोट दे सकते हैं? जी, अधिनियम के अनुसार। तो ये थी राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 से 25 तक की मुख्य बातें। हमने समझा कि नगरपालिकाएं कैसे बनती हैं, उनका ढांचा क्या होता है, कौन सदस्य बन सकता है, कौन नहीं, चुनाव प्रक्रिया और वोटिंग अधिकार क्या हैं। बिल्कुल, ये धाराएं वास्तव में किसी भी शहर के स्थानीय स्वशासन की बुनियाद हैं। इनको समझना एक तरह से अपने शहर के काम करने के तरीके को समझना है। इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि कानून में स्थानीय शासन के लिए कितने विस्तृत नियम बनाए गए हैं। हर पहलू को कवर करने की कोशिश की गई है। हाँ, प्रावधान तो काफी डिटेल में है। अब सोचने वाली बात ये है, और शायद ये आगे की चर्चा का विषय हो सकता है, कि ये नियम जमीनी हकीकत में कितने प्रभावी हैं। क्या ये वास्तव में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित कर पाते हैं? ये सवाल जरूर मन में आता है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। खैर, आज के लिए हमने धारा 3 से 25 को कवर किया। जी, यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास चाजीम को सब्सक्राइब करें। हाँ, और इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव या विचार है तो उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। धन्यवाद।